हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट जुलाई 2024। आप सभी को पता है सीटेट का एग्जाम बहुत पास है और आपकी सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि आखिर सीटेट में एक अच्छा स्कोर हम कैसे लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे आता है 75 नंबर का आता है पेडागोजी का सेशन। आप सभी को पता है पेडागोजी आती है और यहाँ पे 75 नंबर का आपका आता है कंटेंट। यानी यहाँ पे ये जो कंटेंट होता है ये आपका बेस्ड किस पर होता है? बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे। ठीक है, बेस्ड किस पर होता है? एनसीईआरटी पे। तो अब यहाँ पे हमको इसकी तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि आपको पता है 150 नंबर का पेपर होता है और 150 मार्क्स का होता है यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 होंगे और मार्क्स भी 150 हैं। निगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना? तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आप कई बार सीटेट दे रहे हैं और 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है। आप सभी को पता है अगर हम जनरल में है अगर तो 90 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है ना? जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 90 है। और अगर यहाँ पे SC ST OBC हैं अगर आप, ठीक है, तो आपके नंबर कितने आपको चाहिए हैं? यहाँ पे 82 चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे अब आपको क्या चीजें जो हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, फॉलो करनी है। बच्चा पेपर 1 जो है ये क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन खासकर पेपर 2 में दिक्कत आती है यहाँ पे कि आखिर पेपर 2 को कैसे क्वालिफाई करें और पेपर 1 को कैसे क्वालिफाई करें। तो यहाँ पे 130 प्लस हम कैसे लेकर आएंगे एग्जाम में, और आपने अगर अच्छे से तैयारी कर ली तो 130 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और 130 प्लस बच्चों के आते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे अगर आपने 2 से 3 महीने बेहतरीन तरीके से तैयारी की है या फिर 2 महीने अच्छे से तैयारी की है और एंड में आपने रणनीति अच्छी बनाई है, अगर आपकी रणनीति अच्छी होगी तो ही आप इस स्कोर को यहाँ पे क्रॉस कर पाओगे। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी किस तरीके से आप कर रहे हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका पेपर 1 होता है, सभी को पता है, और इस पेपर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर CDP आता है 30 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद हिंदी आता है आपका 30 मार्क्स का, फिर आपका EVS आता है 30 मार्क्स का, और यहाँ पे आता है आपका मैथ्स 30 मार्क्स का, जो कि यहाँ पे सबको करना होता है। और इंग्लिश आता है यहाँ पे, और या इंग्लिश या संस्कृत में से आपने जो भी चूज किया हो ये भी आता है आपका 30 मार्क्स का, है ना? तो यहाँ पे अगर इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपने चूज किया है, आप सभी को पता है ये आपके रहे 150 नंबर, इसमें 75 नंबर आपके क्या पेडागोजी आएगी। यानी यहाँ पे CDP में जो कि बाल विकास है, अगर CDP में आपने यहाँ पे किन चीजों को कवर कर लिया। अगर हम बात करते हैं आगे एक एक चीज पे, अगर हमने बात की CDP पे, तो CDP में अगर आपने कुछ टॉपिक जैसे कि NCF 2005, ठीक है, NCF 2022, ठीक है, NEP 2020 और यहाँ पे RT 2009 इनको कवर कर लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो NCF यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो इनको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो CDP के बारे में, यानी आपको बच्चों को किस तरह से शिक्षा देनी है, किस प्रकार शिक्षा देनी है, और ये चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, दोनों के ही लिए यहाँ पर ये आ जाता है। ये आपका दोनों के ही लिए आ जाता है।
पेपर 1 हो और पेपर 2 हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपको जीन पियाजे, है ना, जीन पियाजे, वायगॉस्की जी, कोहलवर्ग, नॉम चोमास्की। नॉम चोमास्की से लेटेस्ट में क्वेश्चन काफी पूछता है, यहाँ पे स्किनर, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं इसको कवर कर लेना है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो अधिगम विकार, सपोज दैट जैसे अधिगम विकार से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, अधिगम विकार क्या है, क्लियर, अधिगम विकार से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं यहाँ पे सीडीपी के, आपको ये तो आपकी शिक्षा नीतियां ही हैं, यहाँ पे किस तरीके से आपको शिक्षा देनी है बच्चों को, यहाँ पे इन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। सीडीपी में अगर आप इन चीजों को कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीडीपी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी आपकी आती है पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी भी इन सभी से बेस्ड ही होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पेडागोजी जो है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को समझोगे, है ना, कि बच्चे को हमें किस तरीके से शिक्षा देनी है, बच्चे को यहाँ पर केंद्र मानकर शिक्षा देनी है, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। अगर पूरे सीटेट की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को केंद्र मान के शिक्षा देनी है, इतना ध्यान रखिए, बच्चा सर्वोपरि है। इसके आगे अगर हम बात करें कि बात आती है किसकी, मैथ की। अब कई बच्चे डरते हैं किससे, मैथ से। मैथ से अगर हम पेपर 1 की बात करें, है ना, या बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 1 में जो है यहाँ पे नॉर्मल एकदम सिंपल मैथ आती है, प्राथमिक वाली, यहाँ पे 1 to 5 वाली सिंपल सी मैथ आती है, और उसमें भी यहाँ पे पेडागोजी आ जाती है 15 मार्क्स की, है ना। यहाँ पे पेडागोजी अगर आप कर ले जाओगे 15 नंबर की, जिसको मैथ नहीं भी आती है उसको भी कहीं ना कहीं ये 15 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर पेडागोजी में 1-2 नंबर भी कम हुआ तब भी हो जाएंगे आपके 13-14 नंबर। क्या सिंपल प्लस माइनस, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाओगे, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, नॉर्मली एचसीएफ एलसीएम निकालना, है ना, यहाँ पे क्लियर है। या कार्य से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है, प्रतिशत, लाभ, लाभ हानि, है ना, प्रतिशत, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे ही आपके सिंपल से क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी में। बस लेवल यही होता है, और यही होता है जूनियर में। जूनियर में जो है थोड़ा सा लेवल मैथ का अप हो जाता है, यहाँ पे लेवल थोड़ा अप हो जाता है। यहाँ पे आपको जो आपने हाई स्कूल में भी मैथ पढ़ी है, जो आपने 8th तक मैथ पढ़ी है, उसको हम पूरा कवर करते हैं। लेकिन अगर किसी की मैथ ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी यहाँ से आप, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पेडागोजी का सेक्शन देखने को मिलेगा पेपर 2 में, तो पेडागोजी को अगर आपने टारगेट कर लिया, जिसका अगर एक सब्जेक्ट कोई लो भी है तो भी अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो फिर भी उसमें आप मार्क्स ला सकते हो कुछ। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नील बटा सन्नाटा हो भाई। मैथ्स के अगर आपको दिक्कत है तो मैथ्स के सारे आप पहले देखो, अवलोकन करो पेपर 2 में PYQ से कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे HCF LCM के क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं क्या, और लेटेस्ट वाले PYQ में देखिए क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ज्यादा प्रतिशत से उठाए गए हैं, या यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आया है। तो किन चीजों को हमें ज्यादा महत्व देना है उसको आप कवर करिए। जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक पे फोकस कर लीजिए, उसका बेसिक समझ लीजिए, ताकि अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो आप लगा सको। इसके साथ साथ अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी क्षेत्र भ्रमण हुआ, बाकी चीजें हुई, क्षेत्र भ्रमण हुआ,
यहाँ पे अगर हम साइंस आती है पेपर 2 में, क्लियर है, साइंस आती है पेपर 2 में। साइंस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, साइंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, जो कि ल्यूसेंट आती है। यहाँ पे साइंस जो है, क्योंकि एनसीईआरटी है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो बेस्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल बेस्ट है एनसीईआरटी अगर आपने कवर की है। और इसमें भी आपको पेडागोजी सेक्शन को मजबूत कर लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चंस किसके ज्यादा पूछता है, अगर हम साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है बायो से, ठीक है, जैसे डिजीज हुई यहाँ पे, है ना, रुधिर हुआ, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो इसका आपको अवलोकन करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए क्या क्या टॉपिक उठा रहा है साइंस में। इसके साथ साथ जो कंटेंट बेस है, पेडागोजी तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। प्रैक्टिस में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमको यहाँ पे पेडागोजी जो है एक समझने की बात है, आप कितना समझ पा रहे हो। तो पेडागोजी की प्रैक्टिस आप लगातार जितने भी प्रीवियस ईयर्स हुए हैं उनसे कर सकते हैं। PYQ जब आप सारे यहाँ पे पेडागोजी करेंगे हर सब्जेक्ट की, तो आपको वो खुद ब खुद समझ आने लगेगी, खुद ब खुद आप समझ पाएंगे। बाकी ओवरऑल बेस्ड आपकी CDP पे ही होती है यहाँ पे, यानी आपका जो NCF है, NEP है, इन्हीं के द्वारा कि बच्चों को किस तरीके से शिक्षा आपको देनी है प्रेजेंट में। इसके साथ साथ NCERT सबसे बेस्ट है। देन अब आते हैं मैथ साइंस की बात हो गई, CDP के पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात हो गई। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी में जो आता है, ये आता है हमारा EVS, है ना। EVS में प्राइमरी में जो आता है ये EVS आता है, और बहुत सिंपल है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण आता है। ये आप 1 to 5 की बुक से भी आप कवर कर सकते हैं, 6 to 8 की यहाँ पे EVS जो है यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे आप NCERT, ठीक है, EVS की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। और अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं भी आपके एग्जाम से पहले पूरी ओवरऑल NCERT EVS की मैं आपको करा दूंगी। तो एक वीडियो भी अगर आप देख लेंगे यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। महामैराथन कोई भी एक YouTube पे जो भी आप फॉलो करते हैं उनको देख लीजिए बस। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, पेडागोजी का ही सेशन आ जाता है, पेडागोजी का ही सेशन आ जाता है। बाकी EVS के लिए आप NCERT तो है ही बेस, यहाँ पे NCERT अगर आप पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। टॉपिक बाई टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, जो कि आपको NCERT पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि NCERT में पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखने हैं, है ना, पहले आपको क्वेश्चन देखने हैं, फिर क्वेश्चन से जाके यहाँ पे आपको आना है बुक पे, यहाँ पे जो लेसन दिया गया है उस पे, और वहां से क्वेश्चंस के आंसर को पुट अप करिए, तब आपको वहां से जल्दी चीजें कवर होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे पेडागोजी आपका जो मेन है, इसको अगर आपने सीटेट में अच्छे से समझ लिया, है ना, पेडागोजी, तो ओवरऑल आपको मैंने बताया कि 75 नंबर का वेटेज रखता है पेडागोजी। तो 75 नंबर में अगर आपकी पेडागोजी यहाँ पे अगर अच्छे से अगर आप करते हो तो यहाँ पे 50-60 नंबर आराम से, 60 नंबर आप आराम से ला सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, EVS की बात हो गई। EVS के लिए सिंपली काफी सारा YouTube पे भरमार पड़ी हुई है EVS की, यहाँ पर NCERT की, तो वहां से कवर कर सकते हैं। फिलहाल हम भी आपको करा देंगे आपके एग्जाम से पहले। अब आते हैं क्या, इंग्लिश पे। अब इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, और एक सब्जेक्ट हुआ हिंदी, है ना। तो यहाँ पे हिंदी तो आपका कंपलसरी है, ठीक है,
और इंग्लिश और संस्कृत में आप करते हो चूज, ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत में आप करते हो चूज, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो अगर आपने इंग्लिश लिया है, अगर आपने संस्कृत लिया है या हिंदी, तो आपको करनी ही है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क होता है कि लैंग्वेज 1 आपने कौन सी चूज की है, लैंग्वेज 2 आपने कौन सी चूज की है। तो इंग्लिश और संस्कृत की भी अगर हम बात करें तो इसमें जो वेटेज रखता है पेडागोजी आपकी 15 नंबर की। अगर हिंदी की बात करें तो पेडागोजी यहाँ पर 15 मार्क्स की, क्लियर है। इसके बाद जो 15 नंबर बचते हैं ये आपके आ जाता है यहाँ पे पैराग्राफ। जो बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि मैम इसका जो है कंटेंट पहले पढ़ा दीजिए, 15 नंबर का क्या आता है, पैराग्राफ आता है। इसमें आपको बस सिंपली ये करना है, अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो आप इनमें एक अच्छा स्कोर, काफी अच्छा स्कोर ला सकते हो। हिंदी में बच्चे 30 में 30 लेके आते हैं, इंग्लिश में 30 में 30 लेके आते हैं। संस्कृत का रही बात, संस्कृत में एक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि संस्कृत में जो है, संस्कृत के क्वेश्चन भी संस्कृत में आते हैं, हिंदी में ये नहीं आते हैं। तो जो बच्चे संस्कृत जिनकी काफी अच्छी है, पहली बात तो वो ही यहाँ पे लेते हैं सीटेट में संस्कृत, वरना लोग इंग्लिश ही लेते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो पेडागोजी अगर आपकी अच्छी है, अगर पेडागोजी आपको समझ आती है, पेडागोजी आप कर लेते हो, तो हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इसकी ग्रामर से आपको खास यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे ग्रामर आपकी आती है सिर्फ 1 से 2 नंबर की, वो भी बहुत सिंपल सी। किसी का आपको विलोम पूछ लेगा, समानार्थी पूछ लेगा, अनेकार्थी पूछ लेगा, इस टाइप से। उसके अलावा या फिर अनेक शब्द में एक शब्द वाले इस टाइप का कुछ पूछ लेगा, लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर से ही हो जाता है। ये पैराग्राफ के अंदर से ही आपसे पूछा जाता है। आपसे जो भी ग्रामर का 1-2 नंबर का पोर्शन होता है, बाकी आप सभी को पता है कि पैराग्राफ में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पैराग्राफ में अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका जो पैराग्राफ दिया होता है उसी के अंदर से ही आपको उसके आंसर निकालने होते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है उसी में से आपको आंसर छांटने होते हैं और वहां से आपको आंसर निकालने होते हैं। तो पैराग्राफ आपके नॉर्मली हो ही जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर कहीं ना कहीं पैराग्राफ में ही छुपा होता है। 1-2 क्वेश्चन ग्रामर का आ भी जाता है, तो वो भी ऐसे होते हैं कि एकदम बेसिक होते हैं कि आप लोग आराम से कर सकते हो। मतलब उसमें कोई अलग से ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई पढ़ना है, तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये चीज दोनों के ही लिए है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी फोकस एनसीईआरटी बेस्ट है यहाँ पे किसके लिए, ईवीएस और साइंस और मैथ, है ना। ईवीएस, साइंस और मैथ। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी जो है आपने अगर पढ़ी हुई है जिनके लिए, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। और अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया और पेडागोजी तगड़ी है ना, तो आपका एक अच्छा स्कोर जो है वो बन सकता है, क्लियर है। बाकी काफी बच्चे तो ऐसा है कि सिर्फ PYQ उन्होंने लगाया है, PYQ सारे लगा लिए और इसी से ही एक अच्छा स्कोर लेकर आए हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर भी खेल जाता है ना। हो सकता है कि पेपर कभी कभी मॉडरेट दे दे, टफ दे दे, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। पेपर इजी आता है, बहुत अच्छी बात। PYQs तो आपको ऑल लगाने हैं सारे, पहले लगाइए शुरुआत में, पहले आपको लेटेस्ट वाले लगाने हैं जिससे कि आप अवलोकन कर पाओ, जिससे कि आप ऑब्जर्वेशन कर पाओ कि आखिर क्वेश्चन पूछता किस बेस से है।
पूछते कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आते कैसे क्वेश्चन है। तो पहले आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद धीरे धीरे पीछे के भी सारे आप पीवाईक्यूज तो जरूर ही लगा लीजिए। क्लियर है? आई होप अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो यहाँ पे आप 130 प्लस स्कोर आराम से ले आ पाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपना एक शेड्यूल तैयार कर लेना है। जो आपको सब्जेक्ट टफ लगता है उसको आप पहले करिए। पहले अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आपको मैथ से डर लगता है, बहुत सारे बच्चों को संस्कृत से लगता होगा, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से लगता होगा, बहुत सारे बच्चों को मैथ साइंस से लगता होगा, तो अगर आपका जो लो सब्जेक्ट है, यानी आपको लगता है कि ये हमारी कमजोरी है, या अगर आप पहले कई बार एग्जाम दे चुके हैं और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं, तो भाई उसकी तैयारी करिए। उसके सारे पीवाईक्यू, उस सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यू पहले लगाइए, उससे देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जो वहां पे टॉपिक है, यानी उसमें से जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उन टॉपिक को नोट करो। जाहिर सी बात है ना, आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आपको पढ़ना नहीं होता है, आपको अच्छे से आते होते हैं, तो उन टॉपिक को देखिए, उन टॉपिक पे अपना फोकस बनाइए जो आपको लगता है कि आपको अभी इसमें मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करिए, और पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है एनसीएफ-एनईपी, यानी आपको पहले राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को अच्छी तरीके से देखना है। जो कि हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसको अच्छे तरीके से देखना है, और इसके साथ साथ पेडागोजी को अच्छे से समझना है, और ये आप प्रैक्टिस बेस से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। डेली टू डेली यहाँ पे एसएसटी की और हिंदी की क्लासेस चलती हैं। आप लोग हिंदी की क्लास 12 बजे से चलती है और एसएसटी की क्लास चलती है शाम 5 बजे से। तो सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। आपको जितना हम प्रोवाइड करा पाएंगे कंटेंट उतना सारा प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद हिंदी और एसएसटी की आपकी लाइव सेशन चल रहे हैं, उसकी तो फुल जिम्मेदारी हमारी है ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेलीग्राम ग्रुप है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी पीडीएफ यहाँ से मिलती हैं, सारा कंटेंट मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे तो हिंदी और एसएसटी का जो जिम्मेदारी है वो पूरा का पूरा मेरा होगा। एसएसटी की पूरी एनसीईआरटी हम आपको कवर कराएंगे। तो आई होप अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।